हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 8 का हमारा रूल 6A से रूल 6G तक प्रोविज़न, जो कि काउंटर क्लेम से रिलेटेड है। तो काउंटर क्लेम क्या होता है, काउंटर क्लेम कैसे किया जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और आपको ये पढ़ने के बाद आई होप आप कभी नहीं भूलोगे काउंटर क्लेम और सेट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है, कब फाइल किया जाता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी कर लेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक बात कहनी है, अगर आपको सारी वीडियोस देखनी है, जितनी भी अभी हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, ऑलमोस्ट 35 वीडियोस अब तक हम सीपीसी पे बना चुके हैं। तो अगर आपको वो सीपीसी पे वीडियोस देखनी है, आपको पढ़ना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट सीपीसी के नाम से, वो आप देखिएगा और वहाँ पर जाकर आप सारे लेक्चर पढ़ लीजिएगा। वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए, ये जो मैं पढ़ाती हूँ आपको क्लासेस में, तो वो भी मैं टेलीग्राम के अपने चैनल पे शेयर कर देती हूँ। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो उसको भी आप वहाँ पर मेरे को वहाँ पर जा कर के ले सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको मुझसे कोई इंक्वायरी करनी है तो उसका चैट लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। चौथी चीज़, अनअकैडमी पर अभी मेरे लेक्चर चल रहे हैं, एविडेंस से रिलेटेड रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो अगर आपको वो अटेंड करने हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे दिया है। और रेफरल कोड अर्चना यूज़ कर लीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए, अब अनअकैडमी पर चूंकि स्पेशल क्लासेस में आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं और मेरे द्वारा ही वहाँ पर अभी हिंदू लो पढ़ाया जा रहा है, तो आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो प्लस कोर्स में, तो अर्चना कोड है यहाँ पर मेरा कोड, बच्चे ध्यान रखिएगा, दिस इज़ ओनली 6 लेटर कोड। कितना है? 6 लेटर कोड, 7 नहीं, 6 लेटर कोड है, ठीक है ना। तो इसमें देखना ARCHNA, जो बड़ा आराम से ईजी सा है। और आपको अनअकैडमी फीचर्स क्या देता है, क्यों हम अनअकैडमी के पास जाएं? भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। यू कंपेयर विद, कहीं से भी कंपेयर कर लो, मैं नाम नहीं दूंगी, आप कंपेयर कर लीजिए, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको अपने घर पर बैठ के लाइव कंफर्ट में यू गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम एजुकेटर्स, आपको हर क्वेरी का आंसर आपको मिलता है, ठीक है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपके साथ जुड़े हुए हैं, किससे? लॉ से रिलेटेड, जो आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होती है, स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है, आपके सिलेबस कवर होता है कंप्लीट, बिकॉज एक एजुकेटर नहीं पढ़ा रहा आपको एक सब्जेक्ट कई सारे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपका जो होराइजन होता है पढ़ने का वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। हर रोज़ स्पेशल क्लासेस चलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और अवेल करना बहुत आसान है, सिर्फ एक कोड लगाना है, अर्चना, ठीक है, 6 अक्षर का नाम अर्चना, सिर्फ ये कोड लगाना है, अवेल करना बहुत आसान है। और ये वहाँ पर अभी जो है टेस्ट भी चल रहे हैं, तो ये मॉक टेस्ट होते हैं 9 से 9:30, ये भी फ्री है, इसके लिए आपको ये कोड लगाना है, ठीक है। तो इतने फीचर्स आपको अनअकैडमी दे रहा है, ये भी जो है फ्री है, ठीक है। 9 से 9:30 होता है, बस अर्चना आपको कोड लगाना है। अगर बैच में पढ़ना है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक एम लेके चले हैं जुडिशरी का, बैच में पढ़ना है तो वो एक अनिल खन्ना सर के द्वारा लिया जा रहा है, जो कि 300 से ज़्यादा जजेस को, मतलब अपने जजेस को बना चुके हैं, उनके बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा चुके हैं। एक बैच चल रहा है 5 मई से, एक 15 मार्च से और एक जून 9 से, तो बैचेस में पढ़ने का भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये बैचेस जो है वो अनिल खन्ना सर का और उनकी टीम का तैयार हो चुका है, बिल्कुल अब पढ़ाया जा रहा है आपको। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन प्लान बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, कुछ दिनों के लिए हैं, इंक्रीज हो जाएंगे। बिफोर इंक्रीजिंग यू जस्ट अवेल द अपॉर्चुनिटी। कोड लगा लेना ARCHNA ARCHNA ARCHNA, 6 अक्षर का नाम। 12 मंथ्स के लिए 2635, बिकॉज 12 महीने में आराम से आपके सारा सिलेबस कवर हो जाता है। 18 महीने के लिए आपके 2156 EMI का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पेशल ऑफर जो दिया गया है, 12 महीने के लिए अगर आप अभी लेते हैं तो 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने के लिए 2 और 24 महीने के लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलने वाला है। तो दीज आर द बेनिफिट्स जो आपको अनअकैडमी के द्वारा दिए जा रहे हैं। ये तो अभी कम ही है, जब आप स्पेशल क्लासेस में आते हैं तो आप देखते हो कि एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, एक एक बच्चे से आंसर किया जाता है, रोज़ एक एक घंटा की पूरा एक एक घंटा, और क्लास कभी कभी खिंच भी जाती है अगर बच्चे की क्वेरी सॉल्व नहीं होती, तो आराम से बैठ के आपको स्पेशल क्लास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप अवेल कर लीजिए, मेरा कोड लगा लीजिए ARCHNA एंड गेट द कंसेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑर्डर 8 रूल 6A काउंटर क्लेम। हाँ जी, तो ऑर्डर 8
रूल 6A से लेकर रूल 6G तक हमारे पास काउंटर क्लेम के प्रोविज़न दिए गए हैं। सेट ऑफ हमने कल कंप्लीट किया था, आज हम काउंटर क्लेम कंप्लीट कर रहे हैं और इसी में आज हम डिफ्रेंसिएशन भी पढ़ेंगे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में। ये जो क्वेश्चन है सेट ऑफ और काउंटर क्लेम, ये ना तो आपके जुडिशरी पर्पसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब है ना सिर्फ ये जुडिशरी पर्पसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये जो भी बच्चा LLB कर रहा है उसके लिए भी ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंस पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, LLB के लिए भी। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स के तौर पर आ जाता है कि सेट ऑफ क्या है, काउंटर क्लेम क्या है, या फिर इनके बीच में डिफरेंस जो आ जाता है वो भी शॉर्ट नोट के तौर पर आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। देखो काउंटर क्लेम होता क्या है, नाम समझ में आ रहा है, काउंटर क्लेम। अगर हम कहें काउंटर अटैक, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको फिर आगे क्या डिफेंस नहीं कर रहा, वो डिफेंस नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, काउंटर क्लेम कर रहा है, अटैक कर रहा है। जैसे मैं सेट ऑफ की बात करूँ तो वो एक डिफेंस हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के ऊपर कुछ पैसों के लिए जो है सूट फाइल किया, तो उसने क्या किया, पहले से ही उसने भी ले रखे थे उससे पैसे, तो यहाँ पर उसने अपने आप को डिफेंड करा कि भाई इसने भी तो ले रखे हैं मेरे से पैसे, वो दिलवा दीजिए। तो दैट इज़ व्हाट कि वो तो एक डिफेंस हो गया, लेकिन काउंटर क्लेम अटैक होता है। और जब भी कोई चीज़ अटैक हुई है, देखिए बात समझिएगा, एक वॉर हो रहा है दो लोगों के बीच में। अब जब दो लोगों के बीच में वॉर है या फिर हम तलवारबाजी चल रही है उनके बीच में, अब एक ने दूसरे के ऊपर तलवार चलाई, तो दूसरे ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए तो ढाल आगे करेगा, वो अपना शील्ड आगे करता है, या फिर वो अपनी तलवार को इस तरीके से होल्ड करता है कि वो अब उसकी तलवार को अपने आप को बचा सके, तो डिफेंड हो गया सेट ऑफ। यानी कि जो उसके पास था, क्या था उसके पास में, जो उसके पास में अपने बचाव का साधन था कि इसने भी मेरे से पहले से पैसे ले रखे थे, तो उसने एक शील्ड के तौर पे वो अपने आप को उस सूट से जो कि प्लेंटिफ लेके आया बचाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन काउंटर क्लेम आप देखिएगा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए तलवार निकाली मारने के लिए। अब जो दूसरा व्यक्ति है, समझिएगा आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, बिल्कुल मेरे सुनते सुनते आप इमेज करिएगा दोनों ही चीज़ों को। दूसरी पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, दूसरी पिक्चर में देखिए जब वो तलवार चला रहा है तो दूसरा पर्सन जो है वो आगे से तलवार के साथ साथ वो दूसरी तलवार भी साथ में लेके आता है और दोनों तलवारों से उससे लड़ रहा है, प्रॉपर तरीके से अटैक कर रहा है। तुमने मेरे ऊपर अटैक करा, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, समझिए युद्ध हो रहा है। आप अपनी आंखों के सामने पिक्चराइजेशन कीजिए, इमेज कीजिए, बिल्कुल एकदम सोचिएगा, कल्पना में लाइएगा अपने, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो किस तरीके से कर रहा है, अपने आप को अपने आप को डिफेंड करते हुए दूसरे को अटैक कर रहा है। तो दैट इज व्हाट काउंटर क्लेम, ठीक है। काउंटर क्लेम यहाँ होता है, यानी कि उसने जो है प्लेंटिव ने जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो केस फाइल किया है, वो उसके अगेंस्ट एक और दूसरा केस जो है किसके अगेंस्ट ले आता है, प्लेंटिव के अगेंस्ट ले आता है। तो ये काउंटर क्लेम होता है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य है प्लेंटिव के ऊपर अटैक करने का। तो अटैक कैसे कर रहा है, वो एक और तलवार निकाली उसने और दोनों तलवारों से उससे लड़ रहा है। तो दैट इज व्हाट, जब उसने दूसरी तलवार निकाली तो आप सोचिएगा जो है प्लेंटिव है, इसका क्या होगा, क्या एक तलवार से लड़ेगा, नहीं, अब इसे भी अपने बचाव के लिए दूसरी तलवार निकालनी पड़ेगी। तो ये समझिएगा, बिल्कुल खेल आपको काउंटर क्लेम एकदम क्लियर हो जाएगा जब यहाँ पर समझो, जब उसने तलवार निकाली दूसरी, इसने भी निकाली, इसका मतलब यह है कि जो काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट ने जो है यहाँ पर फाइल किया है उसके खिलाफ में, यानी कि उसके ल्यू में, यानी कि अब उसके अगेंस्ट जो है प्लेंटिव को क्या लाना पड़ेगा, रिटन स्टेटमेंट। तो वो प्लेंट की तरह ट्रीट होएगी और फिर जो ये क्या काउंटर क्लेम प्लेंट की तरह ट्रीट होगा, और जो उसका रिस्पॉन्स देगा कौन, प्लेंटिव, वो डिफेंडेंट बन गया है, वो रिटन स्टेटमेंट की तरह जो है वो ट्रीट होगा। तो ये काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का जो पूरा खेल है ना, आई होप आप एकदम पिक्चर एकदम क्लियर होगी आपको। तो बस यही है कि काउंटर क्लेम डिफाइन करा जा सकता है एक क्लेम जो कि डिफेंडेंट बनाता है एक सूट में, जो कि किसके अगेंस्ट, प्लेंटिव के अगेंस्ट। ये वो क्लेम है जो कि इंडिपेंडेंट है, मैंने आपको कहा उसने दूसरी तलवार निकाली, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेबल है उस क्लेम से जो कि प्लेंटिव डिफेंडेंट के खिलाफ लेके आया है। ए ने बी के खिलाफ एक सूट दायर किया, अब बी सोचता है इसने भी मेरे को पैसे देने थे या मेरी कोई प्रॉपर्टी इसके पास है वो मुझे चाहिए, तो उसने भी उसके खिलाफ जो है दूसरा दावा उसके ऊपर लगा दिया उस दावे के अगेंस्ट। तो ये क्या हुआ, ये काउंटर क्लेम हुआ।
तो ये इन्फोर्स किया जा सकता है क्रॉस एक्शन में। तो क्रॉस एक्शन समझिएगा, तलवारों से लड़ाई हो रही है, वो हो रहा है। इट्स ए कॉज ऑफ एक्शन इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो ये कॉज ऑफ एक्शन किसके फेवर में है? ये डिफेंडेंट के। पैसे मांगने आया है, प्रॉपर्टी मेरी लेके बैठा है, पहले प्रॉपर्टी तो दो। तो दैट इज व्हाट कॉज ऑफ एक्शन इज इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट एंड अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है काउंटर क्लेम। तो अब केस लो देख लो। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने केस था गैस्टेक प्रोसेस इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस साइपैम। यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि काउंटर क्लेम एक वेपन है, काउंटर क्लेम एक वेपन है डिफेंस का, जो कि डिफेंडेंट को इनेबल करता है कि वो क्लेम दावा लाए प्लेंटिफ के अगेंस्ट, और ये अलाउ किया जाता है एक ही सूट में ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोका जा सके। क्योंकि हमें अच्छे से पता है अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कुछ लेके आया है तो डिफेंडेंट के पास भी प्लेंटिफ के खिलाफ कुछ है। ऐसा नहीं है कि भाई डिफेंडेंट जो है अपने आप को डिफेंड करता रहेगा, नहीं, वो भी आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, एक के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन वो चुप बैठा था कि चुप में भाई क्या केस करना, लेकिन अब उसके अगेंस्ट केस आ गया तो अब वो चुप नहीं बैठेगा, वो भी केस फाइल कर रहा है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। अब जो वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, वी हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पर जब उसने केस फाइल किया है तो उस केस में हमें अच्छे से पता है पर्पस क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो। भाई अगर हम से फॉर इंस्टेंस अगर हम काउंटर क्लेम को सीपीसी में नहीं रखते, तो एक बार एक प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई केस फाइल किया, डिफेंडेंट के पास भी कॉज ऑफ एक्शन है जिसके बेस पर वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता था, लेकिन हमें समझिएगा काउंटर क्लेम हमारे सीपीसी में नहीं है। अब क्या हुआ, पहले ये वाले केस का डिसीजन होगा जब प्लेंटिफ लेके आएगा, फिर वो दूसरा केस फाइल करेगा, कौन? डिफेंडेंट, कि तुमने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था, अब मेरे को भी, मेरे पास भी कॉज ऑफ एक्शन है। तो दैट इज व्हाट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी, उनको रोकने के लिए काउंटर क्लेम जो है सीपीसी में डाला गया। अब इसके बाद ये हेल्ड हुआ था ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, एक केस था मानिकचंद फूलचंद कटारिया वर्सेस लालचंद हरकचंद कटारिया के केस में, कि काउंटर क्लेम जो कि ऑर्डर 8 रूल 6A के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल किया जाता है, वो सिर्फ मनी सूट पर लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये किसी और पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि इंजंक्शन के लिए भी ये जो है इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। फिर उसके बाद एक केस लो आता है हेम नारायण ठाकुर वर्सेस देवकांत मिश्रा, एक केस लो अलाउद्दीन कदरी वर्सेस देवेंद्र सिंह। इन केस में कहा गया कि काउंटर क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट एनीवन अदर देन द प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ के अलावा किसी और के अगेंस्ट काउंटर क्लेम मेंटेनेंस नहीं होता, ना तो डिफेंडेंट ना तो पिटिशनर, उनके पास अधिकार है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर to file the counter claims for the damages alleged to be caused by a person who is not a party to the suit। भाई अगर A ने केस फाइल किया, ए का भाई है बी जिसके खिलाफ बी के पास, देखो ए समझिएगा, मैं समझाती हूँ आपको, ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड। अब ए हमारा प्लेंटिफ है, बी हमारा डिफेंडेंट है, ए का भाई है सी। अब इसके पास बी के पास इसके अगेंस्ट तो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं, ए के अगेंस्ट तो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं, लेकिन सी के अगेंस्ट बनता है। अभी सोचता है अच्छा तुमने मेरे खिलाफ किया तो मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ केस फाइल करता हूँ, तो काउंटर क्लेम करता है। तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। जो पार्टी टू द सूट नहीं है उसके अगेंस्ट काउंटर क्लेम लेके नहीं आया जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ काउंटर क्लेम समझ में आ गया हमें। ये एक क्लेम है जो कि डिफेंडेंट रेज करता है अगेंस्ट द क्लेम जो कि प्लेंटिफ लेके आया है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और ये एसेंशियली और सब्सटैंशियली एक क्रॉस एक्शन है जो कि डिफेंडेंट की तरफ से लिया जाता है। डिफेंडेंट को काउंटर क्लेम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेकर के आना है, क्योंकि एक बार इशू फ्रेम हो गए या क्लोजर हो गया एविडेंस का, तो उसके बाद जो है काउंटर क्लेम को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमें अच्छे से पता है काउंटर क्लेम अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद में आया, उससे पहले कोई भी प्रोविजन काउंटर क्लेम का यहाँ पर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में लक्ष्मीदास वर्सेस नाना भाई 1964 का केस, ये कहा कि काउंटर क्लेम स्टैट्यूटरी है, और ये भी हेल्ड किया कि कोर्ट के पास पावर है काउंटर क्लेम को इस तरीके से ट्रीट करने की कि ये क्रॉस सूट है, और ओरिजिनल सूट और काउंटर क्लेम को एक साथ सुनने की पावर है अगर काउंटर क्लेम प्रॉपरली स्टैम्प्ड है।
कुछ बातें इसमें निकल के आती हैं केस में जो हमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या निकल करके आई कि ये काउंटर क्लेम एक स्टैट्यूटरी है, ठीक है, मतलब हमें पता है कोडिफाइड है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये एक क्रॉस सूट है, क्रॉस एक्शन है, डिफेंडेंट के द्वारा लिया गया। तीसरी बात, काउंटर क्लेम और ओरिजिनल सूट को एक साथ कोर्ट जो डिस्पोज कर सकती है, सुन सकती है। चौथी बात निकल के आती है, काउंटर क्लेम प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस केस लो में क्लिक करके आती हैं, लक्ष्मीदास वर्सेस नाना भाई 1964 का केस। ऑब्जेक्ट क्या है, तो अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले कोई भी काउंटर क्लेम या सेट ऑफ जो था वो नहीं आ सकता था। सिर्फ और सिर्फ मनी क्लेम के सूट्स की बात करते हैं, मनी सूट्स में आ सकता था, उससे पहले नहीं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए और डिफेंडेंट के अधिकार को कि जो प्ली ऑफ सेट ऑफ में लेके आता है वो काउंटर क्लेम में भी लेके आ सकता है, ये भी रिकमेंड किया गया। तो काउंटर क्लेम क्या है, कोर्ट का टाइम बचाने के लिए, इनकन्वीनियंस पार्टीज टू लिटिगेशन को कि बार बार कोर्ट में आना पड़ रहा है, ये सारे ऑब्जेक्ट लेकर के किया गया। इसके अलावा सेम पार्टी में अननेसेसरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग हो, प्रोलॉन्ग ट्रायल हो, जबरदस्ती लंबा ट्रायल खींचा जाए, उस सबको रोकने के लिए ये काउंटर क्लेम इंसर्ट किया गया। ऑब्जेक्ट हमें समझ में आ गया, पेंडेंसी ऑफ सूट्स ना हो उनको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो एक जैसे कोज ऑफ एक्शन पे रिलेटेड है, सिमिलर पार्टीज हैं, क्रॉस क्लेम के अकॉर्डिंग उन्हें डिसाइड किया जा सकता है, उन्हें एक साथ डिसाइड कर दो एक कॉमन जजमेंट से, ताकि बार बार व्यक्तियाँ बार बार कोर्ट में आते रहेंगे तो फिर उससे कोर्ट का अननेसेसरी टाइम ही खराब होता है। तो इसके अलावा जो काउंटर क्लेम बनाया जा रहा है दैट इज स्टैट्यूटरी, और एक काउंटर क्लेम एडमिसिबल नहीं है उस केस में विच इज एडमिटिबली नोट विद इन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, वहां पर काउंटर क्लेम मेंटेनेबल नहीं है। नेचर एंड स्कोप की बात करें तो भाई यहाँ पर समझ में आ गया हमें, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एक स्पेसिफिक प्रोविजन देते हैं काउंटर क्लेम से रिलेटेड, रूल 6A में और रूल 6G तक है। तो रूल 6A कहता है कि डिफेंडेंट जो है काउंटर क्लेम ला सकता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट जब भी कोई राइट या कोई क्लेम होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्शन जो कि डिफेंडेंट के पास है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें समझना है बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिलीवरी ऑफ डिफेंस इज एक्सपायर्ड, यानी कि उससे पहले लाना है जब उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का टाइम था ना। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं आइदर बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट बट बिफोर डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम फिक्स फॉर डिलीवरी ऑफ डिफेंस हैज एक्सपायर्ड, यानी कि जब उसको अपना डिफेंस देना था, मतलब ना रिटर्न स्टेटमेंट देना था, तो वो तभी के तभी जब उसको अपनी पक्ष को रखना है उससे पहले वो टाइम एक्सपायर ना हो जाए, उससे पहले उसे काउंटर क्लेम लेके आना चाहिए। और ये पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन जिसमें लेके आ रहा है उसके अंडर ही होना चाहिए। इलस्ट्रेशन से समझते हैं, A has a claim of any land against B and brings an action to enforce that claim, and B has a cross claim of any kind against A which by the law he is entitled to raise and have disposed of in the action brought by, then B is said to have a right of counter claim। कोई भी अधिकार हो, यहाँ सिर्फ मनी सूट की बात नहीं करी जैसे सेट ऑफ में था, जहाँ पे कोई भी अधिकार है B का एक के अगेंस्ट तो वो लेके आ सकता है। केस लो देखिए, गुरबचन सिंह वर्सेस भाग सिंह, यहाँ पर कहा गया कि इंजंक्शन के केस में काउंटर क्लेम फॉर पोजेशन अलाउ किया जा सकता है। फिर समअप हमने करना है बड़े इजी लैंग्वेज में कि काउंटर क्लेम एक प्लेंट की तरह ही ट्रीट की जाती है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई कैसे ट्रीट की जाती है, इस तरीके से कि प्लेंटिव एंटाइटल है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए हो जाएगा जब एक समझिएगा जब डिफेंडेंट जो काउंटर क्लेम लेके आया वो प्लेंट की तरह जो ट्रीट कर दिया गया, तो जो अब प्लेंटिव है वो डिफेंडेंट बन गया और जो वो आंसर देगा वो रिटन स्टेटमेंट में आ जाएगा। अगर प्लेंटिव क्या करता है, प्रेफर करता है कि मैं आंसर ही नहीं देता, रिप्लाई नहीं करता, तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगी, कोर्ट उसके अगेंस्ट जजमेंट डाल देगी, उसके अगेंस्ट जजमेंट ले आएगी काउंटर क्लेम के फेवर में। यानी जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट ने प्लेंटिव के अगेंस्ट डाला था उसका रिप्लाई अगर प्लेंटिव नहीं करता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोर्ट के पास ये आ जाता है कि वो प्रोनाउंस कर दें जजमेंट काउंटर क्लेम जो कि डिफेंडेंट ने, अगर उनको लगता है बिल्कुल सब एविडेंस देखने के बाद में कि ये पुख्ता है कि भाई इसी के फेवर में जाना
चाहिए तो वो प्रोनाउंस कर सकते हैं। और अगर प्लेंटिफ चैलेंज करता है जो क्लेम रेज किया गया डिफेंडेंट के द्वारा, जो क्लेम काउंटर क्लेम के द्वारा, तो वो इंडिपेंडेंट सूट में आएगा। ही मे बी अकॉर्डिंगली अप्लाई टू द कोर्ट बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशूज़। तो इशू सेटलमेंट से पहले ही उसको जाके कहना चाहिए, क्या रेज करना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है वो, अगर वो ये कह रहा है कि भाई जो काउंटर क्लेम लेके डिफेंडेंट मेरे अगेंस्ट आया है वो एक इंडिपेंडेंट सूट में आना चाहिए, वो इसी सूट में नहीं आना चाहिए, तो इस केस में वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर ये प्ली लेके जा सकता है, लेकिन किससे पहले, इस इशू सेटल हो उससे पहले। स्टार्टिंग टाइम ऑफ राइट टू फाइल काउंटर क्लेम, जो प्लीडिंग है काउंटर क्लेम के थ्रू जो आएगी कोर्ट में, तो वो कब से शुरू होती है, वो शुरू होती है राइट ऑफ फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट एंड दैट सच राइट टू सेटअप ए काउंटर क्लेम इज इन एडिशन टू द राइट ऑफ प्लीडिंग a set off conferred by Rule 6. Set off has to be pleaded in the written statement. The counterclaim must necessarily find its place necessary in the written statement. Once the right of defendant to file written statement has been lost or the time limited for delivery of defense expired, then neither the written statement can be filed as of right nor a counterclaim can be allowed to be raised. For the counterclaim under Rule 6A must find its place इन द रिटन स्टेटमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया, जो उसको टाइम था, जिस टाइम पे उसको अपना डिफेंस लेके आना है, वो डिफेंस लेके आता नहीं, यानी रिटन स्टेटमेंट लेके आना है, वो आता नहीं, तो फिर उसके बाद उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर हमारा ये बात भी क्लियर हो गई। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास कि काउंटर क्लेम को सेटअप करने के कितने तरीके, 3 तरीके हैं। पहला तो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दे वो अंडर रूल 1, ये कि काउंटर क्लेम की जो हमें पता है ऑर्डर 8 रूल 1 में उसने जो क्या किया, रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया, वो हम काउंटर क्लेम के साथ ही उसने अटैच कर दिया। ठीक है, रूल 1 रेड विद रूल 6 से वुड बी ए काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ प्लेंटिव प्रेफर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट कन्फर्ड बाय रूल 6 से, तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ डाल दिया। दूसरा कह रहा है कि वो क्या कर सकता है, इस तरीके से भी ला सकता है, अमेंडमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेटेड सब्जेक्ट टू द लीव ऑफ द कोर्ट इन ए रिटन स्टेटमेंट ऑलरेडी फाइल्ड। तो अगर उसने ऑलरेडी एक रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया था, उसमें वो अमेंडमेंट करवा के भी काउंटर क्लेम को डलवा सकता है। फिर एक काउंटर क्लेम सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में भी वो डाल सकता है अंडर रूल 9। ठीक है, तो रमेश चंद वर्सेस अनिल पंजवानी 2003 के केस में ये बात कही थी कि काउंटर क्लेम जो है वो सब्सिक्वेंट प्लीडिंग में भी, मतलब उसके बाद आने वाली प्लीडिंग में भी वो डाल सकता है, ऑर्डर 8 रूल 9 के अकॉर्डिंग भी डाल सकता है। कौन फाइल करता है काउंटर क्लेम, बहुत सिंपल सी बात है, डिफेंडेंट फाइल करता है काउंटर क्लेम, है ना। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है, देखिए केस है रोहित सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2006 का, यहाँ पर भी कही गई थी कि अगर यहाँ पर एक प्लेंटिफ के अगेंस्ट बुला रहा है, ठीक है, वो चाहे तो जब वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट कोई काउंटर क्लेम ला रहा है और उसके साथ साथ प्लेंटिफ ने किसी और को भी डिफेंडेंट बनाया हुआ है, तो वो उन डिफेंडेंट के अगेंस्ट, मतलब अपने को डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी काउंटर क्लेम ला सकता है। बट कब, जब प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी ला रहा हो, ऐसा नहीं कि जो को डिफेंडेंट है उनके खिलाफ ही काउंटर क्लेम लेके चला जाए, नहीं, अगर वो प्लेंटिफ के खिलाफ काउंटर क्लेम ला रहा है तो उसको साथ में लपेटते हुए को डिफेंडेंट को भी अपने साथ लेके जा सकता है। Incidentally and along with plaintiff, the defendant may also claim relief against the co-defendant in the suit। मतलब साथ में तुम भी लपेटे में आ जाओगे, अच्छा तुमने भी तो रख रखा है, तो साथ में co-defendant को भी ले लेगा वो। बट ए काउंटर क्लेम solely against co-defendant is not maintainable। ऐसा नहीं कि प्लेंटिफ के अगेंस्ट तो लेके नहीं आता और उसको पता चलता है अच्छा वादी ने जो है मेरे साथ साथ इसको भी बनाया है co-defendant और मैंने तो इससे पैसे लेने, चलो लगे हाथ तो मैं भी इसके खिलाफ काउंटर क्लेम डाल दूँ, तो दैट इज not possible, that is not permitted। If you are involving or if you are filing a counter claim against the plaintiff, then only you are allowed to file the same against the co-defendant, otherwise not। ठीक है, तभी maintainable होगा, otherwise नहीं होगा। When counter claim may be set up, कब सेटअप किए जा सकते हैं, यहाँ पर देखना, या तो बिफोर फाइलिंग द सूट या फिर आफ्टर फाइलिंग द सूट, बट इट शुड नॉट बी बार्ड बाय द लिमिटेशन से बाहर है तो फिर वो एंटरटेन नहीं होगा। कब फाइल करना है, रूल 6A CPC के 3 एसेंशियल सिचुएशंस बताते हैं कि कब फाइल होता है। बिफोर और आफ्टर फाइलिंग द सूट, बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, हमें अच्छे से पता है, रिटर्न स्टेटमेंट लेके आ गया उसके बाद नहीं अलाउ होगा। बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड, लिमिटेशन बार्ड है, उससे पहले आना है। It was held by Honorable Apex Court in the case of अशोक कुमार कालड़ा वर्सेस विंग सुरेंद्र अग्निहोत्री की कोर्ट जो है वो परमिट कर सकती है काउंटर क्लेम को फाइल करने के लिए, कब,
ओनली आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट इज फाइल बट नोट आफ्टर द इश्यूज आर फॉर्मुलेटेड। हमने कहा कि जब उसका डिफेंस एक्सपायर हो जाता है उसके बाद, तो रिटन स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला कि चलो रिटन स्टेटमेंट के बाद दे सकते हैं, इस केस में हेल्ड हुआ था कि रिटन स्टेटमेंट के बाद दे सकते हैं, लेकिन अगर इश्यूज फॉर्मुलेट हो गए तो फिर उसके बाद नहीं। नेवरदलेस एन एक्सेप्शन इज अलाउड इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर द काउंटर क्लेम्स कैन बी फाइल्ड इवन आफ्टर द इश्यूज आर फ्रेम्ड सो एज टू प्रिवेंट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसीडिंग। कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई वो नहीं ला पाया, बिल्कुल अपने आप को डिफेंड भी कर पा रहा है इस बात में, तो फिर ठीक है, बाद में इशू फ्रेम होने के बाद में भी उसको जो है अलाउ किया जाएगा। इफेक्ट क्या हो गया, काउंटर क्लेम का इफेक्ट जो होता है वो क्रॉस सूट का होता है, और कोर्ट जो होती हैं फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती हैं ओरिजिनल क्लेम पर भी और काउंटर क्लेम पर भी। काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट का होता है उसको एक प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जो प्लेंटिफ होता है फिर वो रिटन स्टेटमेंट लेके आएगा काउंटर क्लेम के अगेंस्ट जो कि डिफेंडेंट ने फाइल किया है। जो काउंटर क्लेम का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इवन इफ द सूट ऑफ प्लेंटिव स्टेट डिसकंटिन्यू डिसमिस्ड और विड्रॉन द काउंटर क्लेम विल बी डिसाइडेड ऑन मैरिज एंड डिफेंडेंट विल हैव अ राइट टू गेट अ डिक्री फॉर काउंटर क्लेम एज क्लेम्ड इन रिटन स्टेटमेंट एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द सेट ऑफ। कि अगर किसी भी तरीके से जो ओरिजिनल सूट था प्लेंटिव का वो किसी तरीके से अगर विड्रॉ कर लिया जाता है, डिसमिस होता है, स्टे होता है, डिसकंटिन्यूड होता है, इन स्पाइट ऑफ दिस सिचुएशन जो काउंटर क्लेम या जो सेट ऑफ है जो डिफेंडेंट लेके आया उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया हमें। If the plaintiff does not file any reply to counter claim made by defendant, the court may pronounce the judgment against the plaintiff in relation to the counter claim as it thinks fit। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया अच्छे से, ये सब हमने पढ़ लिया। डिफरेंस क्या है, अभी एक तो समझ में आ गया होगा कि वो तो एक डिफेंस की तरह काम करता है सेट ऑफ, और काउंटर क्लेम एक अटैक की तरह काम करता है। सेट ऑफ जो है वो एसर्टेन सम के लिए होता है और सेम ट्रांजेक्शन में ही दिया जाता है, सेम ट्रांजेक्शन एज द प्लेंटिव। ये हमने कल भी पढ़ा था कि सेम ट्रांजेक्शन में, जो इक्विटेबल हमने पढ़ा था ये सेम ही ट्रांजेक्शन में होना चाहिए, लेकिन जो काउंटर क्लेम है उसको जो है सेम ट्रांजेक्शन में होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट ऑफ एक स्टैट्यूटरी ग्राउंड है, डिफेंस के तौर पर वो रिटन स्टेटमेंट में प्लीड किया जाता है, और ये एक शील्ड की तरह यूज़ होता है, सोर्ड की तरह यूज़ नहीं होता है। लेकिन काउंटर क्लेम जो होता है वो क्या कह रहे हैं, वो प्लेंटिव का कोई हम डिफेंस नहीं दे रहे, ये वेपन की तरह यूज़ होता है। If the statute of limitation is pleaded to defense of set off, the plaintiff, in order to establish his plea, has to prove that set off was barred when plaintiff commenced the action. It is not enough to prove that it was barred at the time when it was pleaded. ठीक है, in the case of counter claim it is enough for the plaintiff to prove that counter claim was barred when it was pleaded। तो सेट ऑफ के केस में क्या हो रहा है, सेट ऑफ के केस में अगर प्लेंटिव को ये एस्टैब्लिश करना है कि जो सेट ऑफ है वो बार है जब प्लेंटिव ने एक्शन लेके आया था, यहाँ पर उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या जो है जब वो प्लेंटिव जो है जो सेट ऑफ जो है वो बार है उस केस में जब प्लेंटिव ने एक्शन कमेंस किया। इतना कह देना कि जब ये प्लीड किया गया उस वक्त बार है नहीं है, ये बताना पड़ेगा कि जब प्लेंटिव ने एक्शन कमेंस किया ये उसी वक्त बार था, तो यहाँ पर ये है। लेकिन काउंटर क्लेम में जब बात कर रहे हैं तो काउंटर क्लेम में काफ़ी है कि अगर ये वाली बात कहना कि भाई जब ये प्लीड किया गया काउंटर क्लेम ये तब बार है, तो इतना काफ़ी है। लेकिन जब हम सेट ऑफ की बात करते हैं तो सेट ऑफ में ये प्रूव करना पड़ता है, सेट ऑफ में क्या प्रूव करना पड़ता है कि जो सेट ऑफ है वो उस वक्त पार था जब व्हेन द प्लेंटिव कमेंस द एक्शन, जब प्लेंटिव ने एक्शन लिया। An equitable set off is a claim by defendant in defense which generally cannot exceed plaintiff claim. A counter claim the defendant may however exceed the plaintiff claim। ठीक है, बीइंग इन नेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो समझिएगा इस बात को, सेट ऑफ जो होता है वो कभी भी इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करें, सेट ऑफ जो होता है वो कभी भी कैसा नहीं होना चाहिए जो कि प्लेंटिव का जो दावा है उससे बढ़कर होना चाहिए, बल्कि जबकि काउंटर क्लेम है वो उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अब देखो बेयर एट की प्रोविजन हमने वो तो सब कवर कर लिया, बट फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। तो रूल 6 से कहते हैं काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। डिफेंडेंट किसी सूट में अपनी जो प्लीडिंग है भाई इन एडिशन टू इज राइट ऑफ प्लीडिंग, अपनी सेट ऑफ की एडिशन के साथ साथ, मतलब सेट ऑफ के राइट के एडिशन के साथ साथ जो 6 में दिया गया रूल 6 में, काउंटर क्लेम भी ला सकता है प्लेंटिव के अगेंस्ट। और कोई भी अधिकार या कोई भी क्लेम जो एक कॉज ऑफ एक्शन है जो कि डिफेंडेंट को देता है प्लेंटिव के अगेंस्ट एक कॉज ऑफ एक्शन की वो उसके अगेंस्ट सूट ले आए, आइदर बिफोर और आफ्टर
after the filing of the suit but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense is expired, whether such counterclaim is a nature of claim of damages or not. ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया. प्रोवाइजो कहता है कि कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के जो है अब क्या नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए. ये काउंटर क्लेम का सेम इफेक्ट होगा, क्रॉस सूट की तरह होगा, और जो कोर्ट होंगी वो कोर्ट क्या कर सकती हैं, कोर्ट फाइनल जजमेंट जो है वो सेम सूट में डाल सकती हैं, ओरिजिनल में भी और काउंटर क्लेम में मिला के. प्लेंटिफ लिबर्टी पर है कि वो रिटर्न स्टेटमेंट एक काउंटर क्लेम के डिफेंडेंट के काउंटर क्लेम के रिटर्न स्टेटमेंट पे आंसर दे दे विद सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट. काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए प्लेन एंड गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू प्लेन्स. ये भी हमने पढ़ लिया. 6B कहता है काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड. तो यहाँ पर कह रहे डिफेंडेंट का जो अधिकार है, वेयर एनी डिफेंडेंट सीक्स टू रिलाई अपॉन एनी ग्राउंड एज सपोर्टिंग ए राइट ऑफ काउंटर क्लेम, ही शैल इन हिज रिटन स्टेटमेंट स्टेट स्पेसिफिकली दैट इज सो बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम. अगर कभी डिफेंडेंट के पास डिफेंडेंट कोई ग्राउंड है जो कि उसके ग्राउंड जो राइट ऑफ क्लेम है उसको जो है सपोर्ट करता है, तो वो रिटन स्टेट में देगा कि वो ये इस तरीके से कर रहा है, काउंटर क्लेम के तौर पे अपना जो है राइट को लेके आ रहा है. एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम, जब एक डिफेंडेंट एक काउंटर क्लेम सेटअप करता है तो प्लेंटिफ ये कंटेंट करता है क्या, द क्लेम देयर बाय रेज्ड ओट नॉट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम बट इन एन इंडिपेंडेंट सूट. ये हमने पढ़ ही लिया. तो प्लेंटिफ एट एनी टाइम बिफोर इश्यूज आर सेटल इन रिलेशन टू द क्लेम काउंटर क्लेम कोर्ट के पास जाएंगे एक ऑर्डर लेने के लिए कि भाई काउंटर क्लेम को एक्सिक्यूट कर दो, एंड द कोर्ट में ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन मेक सच ऑर्डर एज दे थिंक फिट्स. तो ये भी हमने पढ़ लिया. रूल 60 कहता है इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सूट. अगर किसी भी केस में जब डिफेंडेंट जो होता है काउंटर क्लेम सेटअप करता है, द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज स्टेड डिसकंटिन्यूड और डिसमिस, द काउंटर क्लेम में नेवरदलेस बी प्रोसीडेड विद. तो काउंटर क्लेम को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर डिसकंटिन्यूएशन हो जाता है तो काउंटर क्लेम जो होगा ऐसा नहीं होगा कि काउंटर क्लेम भी वो जो है डिसकंटिन्यू हो जाएगा. डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम. अगर प्लेंटिफ डिफॉल्ट करता है, रिप्लाई नहीं करता काउंटर क्लेम का, तो कोर्ट जो होते हैं जजमेंट बना सकते हैं अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू काउंटर क्लेम मेड अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू काउंटर क्लेम एज इट थिंक्स फिट. तो ये भी हमने कर लिया. रूल 6F क्या कहता है, रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड. तो जब हम कह रहे हैं किसी सूट में एक सेट ऑफ या काउंटर क्लेम स्टैब्लिश हो जाता है एज ए डिफेंस अगेंस्ट प्लेंटिफ और कोई एनी बैलेंस इज फाउंड ड्यू टू प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट एज द केस में बी, द कोर्ट में गिव जजमेंट टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू सच बैलेंस. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया 1000 रुपये का, बी ने लेने 1500 रुपये, तो 1000 तो हमने सेट ऑफ करवा लिए, ठीक है, बाकी 500 रुपये बचे किसने मिलने चाहिए, बी को मिलने चाहिए, तो वो ए को बोल सकते हैं कोर्ट कि आप इसको बैलेंस दे दीजिए. फिर 6G आता है रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट टू अप्लाई. तो जो रूल्स हैं रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड वो हमारे काउंटर क्लेम पर अप्लाई होंगे. जब यहाँ क्या रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट शैल अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट फाइल इन आंसर टू द काउंटर क्लेम. तो यहाँ पर रूल जो रिटन स्टेटमेंट के वो आंसर जो काउंटर क्लेम के आते हैं, यानी कि जो प्लेंटिफ ने आंसर देना है डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट का, तो वो रिटन स्टेटमेंट वाले रूल एप्लीकेबल होंगे. थैंक यू सो मच. नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना. थैंक्स अ लॉट.